वेलकम बैक टू कॉमर्स फ्लेक्स। गाइस, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। आज की क्लासेस में भी हम कुछ रिलेटिव थिंग्स पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में। और आज का हमारा 3rd लेक्चर है जो कि चैप्टर 1 पे ही बेस्ड है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं? ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? अपनी बुक्स में देखो, जो हमारी बुक्स है उसमें क्या लिखा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा है ना सब्जेक्ट का नाम। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जिसमें रूल्स फॉलो होते हैं, जिसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट सीखते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। और जिसके अंदर डुअल एस्पेक्ट होता है, डबल एंट्री जिसको बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे अकाउंट्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एक प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को पता लगाना। वो किसके थ्रू पता चलती है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। जनरली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्रेफर कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। फिर आती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जो है ये अभी डेवलप, मतलब रिसेंटली डेवलप्ड, अभी तो नहीं कह सकते बट हाँ रिसेंटली डेवलप्ड अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। इस अकाउंटिंग का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? ये अकाउंटिंग यूज करते हैं कौन? हमारी कंपनी के मैनेजर्स। क्यों करते हैं? ताकि इनको डिसीजन लेने में हेल्प हो। ये किसके थ्रू होता है? जो हमारी कंपनी का कैश फ्लो बनता है, रेशियो के एनालिसिस होते हैं, इसके थ्रू मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। और जहां मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं वो किस अकाउंटिंग के थ्रू लेते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अब नेक्स्ट आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब आप बोलोगे मैम हमने अकाउंटिंग में भी सेम डेफिनेशन पढ़ी है। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग भी यही होती है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। ये क्या होती है? हमारी अकाउंटिंग। अब आप बोल रहे हो बुक कीपिंग भी यही होती है। अब देखो डेफिनेशन फिर से पढ़ो, क्या है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस। ये क्या है? सिर्फ एक आर्ट है किसका? बिजनेस को रिकॉर्ड करने का, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अकाउंटिंग पे तो ज्यादा प्रोसेस होती है, तो हम ये कह सकते हैं बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बुक कीपिंग से ज्यादा बड़ा टर्म है। अब स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग क्या है? पार्ट है किसका? अकाउंटिंग की प्रोसेस का। इसमें हम बस क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। कहां पर? बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है या जो हमारी अकाउंटिंग की जो भी बुक्स है उसमें कितने अच्छे वे में, सिस्टमैटिक वे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। अब हम बात करते हैं कि बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। क्या हेल्प करता है कि जो हमारा इवेंट है या जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैसा है? फाइनेंशियल, मतलब मॉनेटरी है या नहीं है। नेक्स्ट, मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या? जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हेल्प करता है कि वो मनी के टर्म्स में मेजर, किसमें? कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो मेजर किसके टर्म में हो? मनी के टर्म में। फिर नेक्स्ट क्या है? रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट। जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसको हम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कर चुके हैं उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
फिर नेक्स्ट क्या आता है, क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। कहाँ पे, जब आप चीजों को रिकॉर्ड करते हो फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं। और उसको कहाँ पे क्लासिफाई करना है, लेजर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना, किसमें, लेजर में। जो हमारी अकाउंटिंग थी उसमें इतना सब तो होता ही था, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता था। क्या होता था, क्लासिफाई करने के बाद अब उसमें समरी बनाते थे, समराइजिंग। फिर क्या करते थे आप, समराइजिंग करने के बाद आप क्या करते थे, डाटा को एनालाइज करते थे, इंटरप्रेट करते थे, फिर कम्युनिकेट करते थे यूजर्स को। पर इसमें सिर्फ लेजर तक जो भी चीजें रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हो पूरे साल, वो होती है हमारी बुक कीपिंग। बुक्स को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में रखना, बुक कीपिंग। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटेंसी। जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी क्या है, अकाउंटेंसी। अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सब चीजों को पढ़ लेते हैं, ये अकाउंटिंग हो जाती है। पर उसका नॉलेज जो है वो क्या है, अकाउंटेंसी। चीजों को थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली जहां पे हम अप्लाई करते हैं वो है अकाउंटेंसी। बट अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में जहां पे हमने थ्योरी भी पढ़ी है, प्रैक्टिस भी करी है, वो क्या है, अकाउंटेंसी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट्स एंड सरप्लस। मतलब हमारी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ये किसके थ्रू मिलती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारा पीएनएल अकाउंट बनता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट। जो हम लास्ट में एक बैलेंस शीट बनाते हैं ना, अब बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है, आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो अभी तो ये देख लो कि इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, कि हमारी कंपनी में कितने एसेट्स हैं, और उन एसेट्स का मतलब हो गया कि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो भी कंपनी के अंदर चीजें हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसे हमें कहाँ पता चलती है, बैलेंस शीट के अंदर। फिर आता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। ये किसके थ्रू पता चलती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हम लास्ट में जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं ना, जहां पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश का आना और कैश का जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा है, और जो पैसा मतलब कहाँ कहाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये सब चीजें हमें किसके थ्रू पता चलती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। तो हमें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देखो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, चीजों को क्लासिफाई कर रहे थे। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये तीनों चीजें हमने देख ली। फिर आती थी क्या हमारी, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में हम देखते थे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के बेस पे तो हम चीजों को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट और सरप्लस भी बोल सकते हैं। ये हमें कहाँ पता चलती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या पता चलता है कि कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है। फिर क्या आता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो कंपनी की स्टेट है, मतलब कंपनी में कितने अमाउंट के क्या क्या चीजें हैं, लैंड कितने की है, आपकी फर्नीचर कितने का है, ये सब चीजें आपको किसके थ्रू पता चलती है, एक बैलेंस शीट बना के। ठीक है, फिर आता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। इसका क्या मतलब है, कहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, या कहाँ से आपने पैसा अपने बिजनेस में लिया है। ठीक है, कैश के बारे में, मतलब कैश का आना और कैश का जाना, ये कहाँ से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
तो सबसे पहली क्या आती है, रिलायबिलिटी। जो हमारी इंफॉर्मेशन निकलती है ना कैश फ्लो के थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, वो कैसे होती है, रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या, ट्रस्ट वर्दी। फिर नेक्स्ट क्या होता है, रेलेवेंस। मतलब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये रिलेटिव रहती है ना चीजों से, जब आप, तो सेकंड क्या है, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, ट्रूथ, करेक्ट, जिस ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, मतलब सही मान सकते हो, दैट इज रेलेवेंस। फिर नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब, क्योंकि हम अपने जो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन है ना उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या अंडरस्टैंड मतलब हमें हेल्प करती है समझने में चीजों को। फिर क्या आता है, कंपेरेटिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक साल में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया आप उसे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉस के साथ कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी जो है हमारी वो ग्रो कर रही है या नहीं, जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या नहीं। तो कंपेरेटिबिलिटी मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा था वो था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या यूजर्स है, लास्ट में हमने जो प्रोसेस थी उसमें डिस्कस किया था कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं, यूजर्स को। तो अब यूजर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। वो कौन है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स क्या है, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तीन क्या है हमारे इंटरनल यूजर्स। अब ये ओनर्स क्या होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो क्या है, इंटरनल का मतलब ही क्या होता है, अंदर, मतलब कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या है, इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर के लोग। तो इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है, या तो इंटरनल यूजर्स या एक्सटर्नल यूजर्स को। तब इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ओनर्स, मालिक। पता होना चाहिए ना उनको सब चीजों के बारे में आपके बिजनेस के, कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, तो दैट इज ओनर्स। सेकेंड इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब जो कंपनी के सीईओ गए, ठीक है, कंपनी के और भी कुछ कुछ पर्सन्स होते हैं या कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, उन सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी में कैश कितना है, पैसा कितना है, फिर प्रॉफिट या लॉस या कंपनी की पोजीशन क्या है। फिर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो तो आप क्या हो, उसके एम्प्लॉयज हो या वर्कर्स हो, तो उनको भी आपकी कंपनी की जो पोजीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स या लॉसेस के बारे में एम्प्लॉयज और वर्कर्स को पता होना जरूरी है। फिर एक्सटर्नल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आप बोलोगे मैम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारी कंपनी से क्या मतलब है, क्यों, अगर आपको कभी कंपनी में पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लोन चाहिए आपको अपने बिजनेस के लिए, तो आपको बैंक और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन मिलेगा। तो उनको आपकी कंपनी की जो पोजीशन है वो पता होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में होगी तो क्या आपको बैंक ऐसे पैसे दे देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, जब उसको पता है कि आपकी कंपनी बहुत लॉस में है तो वो अपना पैसा थोड़ी फंसाएगा। क्योंकि अगर उसने एक बार आपको लोन दे दिया, वो उसके थ्रू भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो तो बैंक का पैसा है, तो वो डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। तो इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सेकंड आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, वो लोग जो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स। तो उनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर थर्ड आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, जिनसे आप उधार पैसा लेते हो, वो क्या है, क्रेडिटर्स। तो जिससे आप उधार लोगे उसको उतना तो पता होना चाहिए कि कि वो जिसको आप, मतलब आप, हम क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप पैसा उधार लोगे, तो उनको क्या पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी है या ये जो बिजनेसमैन है वो कुछ समय बाद हमें पैसा दे देगा या नहीं। ये कैसे पता चलेगा, उसके पास जब आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। फिर आते हैं गवर्नमेंट एंड आईटी अथॉरिटीज। गवर्नमेंट और आईटी अथॉरिटीज को क्यों, क्योंकि जो आईटी अथॉरिटीज है वो क्या करती है, आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स चार्ज करती है। तो इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है।
उस कमाए हुए प्रॉफिट पर आईटी इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या चार्ज करेगी, टैक्स। फिर आता है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स क्या, रिसर्चर्स जैसे जो पर्सन रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसर्चर्स। या जो कुछ फाइंड आउट करते हैं तो उनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो उस चीज के बारे में वो रिसर्च कर सकते हैं। कंज्यूम, फिर आते हैं कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर तो पता होना चाहिए ना आपकी कंपनी कैसी है, अच्छे प्रोडक्ट दे रही है या नहीं दे रही होगी, या कुछ भी इंफॉर्मेशन ये कंज्यूमर्स तक भी पता होनी चाहिए। फिर आते हैं पब्लिक। जब हम बात करते हैं ना कंपनी की, तो कंपनी में पब्लिक को भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के बारे में पब्लिक को पता होगा तो एक कंपनी की अच्छी इमेज किसके सामने होगी, पब्लिक के सामने, जनरल पब्लिक के सामने। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को करने के दो तरीके होते हैं। अकाउंटिंग कैसे होगी, दो तरीके के, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। हमारे कोर्स में क्या है, अकाउंटिंग थ्रू डबल एंट्री सिस्टम है, तो सिंगल एंट्री भी, बट जनरली जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके थ्रू होती है, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब इसके थ्रू जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं या जो भी हम बुक्स मेंटेन करते हैं या जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट, पूरे नहीं होते। लेकिन जब भी हम रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू बनाते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे होते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, और वो कैसे होते हैं, कंप्लीट भी होते हैं। किसके थ्रू होते हैं वो, डबल एंट्री सिस्टम। अब ये क्या होता है सिंगल एंट्री डबल एंट्री, जब भी आप कोई एक एंट्री करते हो, या तो आप जीरो को डेबिट करते हो या बस क्रेडिट करते हो, तो वो क्या होती है, सिंगल एंट्री, एक ही एंट्री बनती है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे, कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है, किस चीज में क्या डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट। या फिर सिंपली देख लो, एक अकाउंट बनता है, अकाउंट क्या होता है, एक टी शेप का फॉर्मेट होता है। इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। जब आप सिर्फ डेबिट डेबिट की एंट्री करो या क्रेडिट क्रेडिट की, या किसी एक की, मतलब डेबिट और क्रेडिट, तो वो कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जब हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की, तो डबल एंट्री सिस्टम में दोनों, अगर कोई आइटम आपकी बुक में डेबिट हो रहा होगा तो दूसरा आइटम क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, डबल एंट्री सिस्टम या कंप्लीट रिकॉर्ड्स। और ज्यादा रेलेवेंट क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आप बनाओगे ना, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आप क्या करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर सकते हो, लेकिन जो कंप्लीट रिकॉर्ड्स बनेंगे उनपे आप इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं कर सकते हो। आपको जैसा जो भी चीज आपके बिजनेस में हो रहा है वैसे ही आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इसमें आप चीजों को छुपा सकते हो। ये इसको समझना मुश्किल है, आप इसको नहीं समझ सकते हो, लेकिन डबल एंट्रीज को आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आई होप आपको समझ आया हो। तो ज्यादा रेलेवेंट क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किससे बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। ठीक है, और आप इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।